नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 7वां दिन है और 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन आज हट सकता है। तो स्पीकर पर कागज फेंकने के कारण इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 7वां दिन है। आज पहले फेज के दौरान निलंबित किए गए 8 विपक्षी सांसदों का सस्पेंशन भी हटाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में इस पर सहमति बनी है। सूत्रों ने बताया कि सांसदों का निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव मंगलवार को संसद में लाया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया है कि सांसद संसद में प्ले कार्ड और एआई से बनी तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सदन की मर्यादा बनाए रखेंगे। ये 8 सांसद 4 फरवरी को लोकसभा से पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए थे। उन पर हंगामा करने के दौरान स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेनेट्टी की कुर्सी की ओर कागज फेंकने का आरोप लगा था। यह हंगामा उस समय हुआ था जब राहुल गांधी सदन में पूर्वी लद्दाख में 2020 के भारत चीन सीमा तनाव का जिक्र कर रहे थे। तो 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन आज हट सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्पीकर पर कागज फेंकने के कारण इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। तो बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 7वां दिन है और आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 8 सांसद जिन्हें सस्पेंड किया गया था उनका सस्पेंशन आज रद्द किया जा सकता है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। राज्यसभा चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। एनडीए की 37 में से 22 सीटों पर जीत हुई है। ओडिशा हरियाणा में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबर भी निकलकर सामने आई है। 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। एनडीए ने 22 और विपक्ष ने 15 सीटें जीती है। एनडीए को 10 सीटों का फायदा हुआ है, वहीं विपक्ष को 10 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है। पहले एनडीए के पास 12 और विपक्ष के पास 25 सीटें थी। इन 37 सीटों में से 26 पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। 3 राज्य हरियाणा, बिहार और उड़ीसा में 11 सीटों पर चुनाव हुए। इनमें से 9 सीटें एनडीए के खाते में गई। विपक्ष को 2 सीटें मिली हैं। उड़ीसा और हरियाणा में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। बिहार में विपक्ष के 4 विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंचे। इससे बीजेपी को बड़ा फायदा मिला। तो बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग में एनडीए ने महागठबंधन को मात दे दी। तो आरजेडी के एडी चुनाव सिंह आपको बता दें कि चुनाव हार गए और एनडीए के सभी 5 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। इनमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और बीजेपी के विशेष शिवेश राम भी शामिल हैं। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए शमसी आजाद जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे साथ जुड़ गए। शमसी जी, बहुत स्वागत है आपका। आजाद साहब, एक बड़ी जीत यहां पर एनडीए की, 10 सीटों का फायदा यहां पर मिला है। राज्यसभा में 22 सीटों पर जीत दर्ज की है एनडीए ने, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पर देखिए, ये कहीं ना कहीं मोदी जी और अमित शाह जी जो पार्टी के लिए हमारे संजीवनी का काम करते हैं और लगातार पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लगातार इनकी जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। विपक्ष और राहुल गांधी की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। देश विरोधी राजनीति जरूर करते हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और उनका साथ ममता बनर्जी और कुछ अन्य लोग भी जरूर देते हैं। लेकिन उसके बाद देश की जनता जानती है कि जहाँ देश को मजबूत करने की बात आती है, देश को एक करने की बात आती है, अखंडता और विकास की बात आती है, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई अवसर ही नहीं दिखता। और जिस तरीके से राज्यसभा में लगातार पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी, एक और इसमें मजबूती देखने को मिल रही कि 35 में से लगभग 22 सीटें इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती। ये बड़ी कामयाबी है जो आने वाले चुनाव में जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं संजीवनी का काम करेगी। और आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव उसमें भी निश्चित तौर पर इस बार पश्चिम बंगाल और केरल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाता है। आजाद साहब, लेकिन क्या लगता है सबसे बड़ा फायदा राज्यसभा चुनाव में किस चीज का एनडीए को मिला है? क्योंकि कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, बिहार, उड़ीसा और जिस तरीके से जहां जहां पे सीटों पर कड़ा मुकाबला बताया जा रहा था, वहां भी यही देखने को मिला है कि एनडीए ने बढ़त बनाई है। ऐसे में क्या लगता है आपको सबसे बड़ा फायदा किस चीज का मिला है?
सबसे बड़ा फायदा हमने बताया ना कि देश की एकता और अखंडता की बात आती है। जो पढ़ा लिखा सबका है, जो चुनकर विधानसभा में लोग गए उन्होंने ही वोटिंग किया, उसमें वही वोट करते राज्यसभा के लिए, विधानसभा विधान परिषद के लोग। तो उसमें कहीं न कहीं सुनने में आया कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पार्टी के बीच खिलाफ, पार्टी की नीतियों के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं वोट किया, जिसकी वजह से 2 सीटें और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी है। तो ये कहीं न कहीं विपक्ष में सेंध लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और जिससे कहीं न कहीं उनकी 2 सीटें बढ़ी। और आने वाले समय में ये बिल्कुल साफ संकेत दिया जा चुका है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, बसपा, जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी है, इन पार्टियों में कहीं न कहीं एक बड़ी टूट होने की संभावना बिल्कुल साफ दिख रही है। क्योंकि अमित शाह की राजनीति और अमित शाह का जो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार कमान है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का चयन करती है, तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारे जाते हैं, निश्चित तौर पर विजयी प्रत्याशी होते हैं और उनके ऊपर पार्टी पूरा भरोसा करती है। और उसके बाद जो जनता भरोसा करती है, और ये चुने हुए प्रत्याशी जब जीत कर अपने क्षेत्र में जाते हैं तो कहीं न कहीं देश को मजबूत करते हैं, अपने क्षेत्र को मजबूत करते, विकास कार्यों को आगे बढ़ाते, जिससे लगातार और आने वाले उनका मनोबल बढ़ता है, मजबूत होता है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कांग्रेस का सफाया करने में जुटी हुई है। निश्चित तौर पर 2029 में कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल आज़ाद जी, जिस मेहनत का आप जिक्र कर रहे हैं एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो मेहनत रंग लाती हुई नजर भी आ रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसका फायदा पूरी तरह से एनडीए को मिलता हुआ भी यहाँ पर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ क्रॉस वोटिंग का जिक्र आपने किया, विपक्ष की नाराजगी भी इस क्रॉस वोटिंग को लेकर साफ तौर पर झलकती हुई दिखाई पड़ रही है, क्या संदेश देंगे? विपक्ष के नेता अगर अपनी पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये उनके चुने हुए और उनकी रणनीति की जो है विफलता कहने के देखने को मिले कि आपके अपने नेता, आपके अपने चुने हुए प्रतिनिधि जो है आपके खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, जबकि चुनाव के पहले बाकायदा व्हिप जारी किया जाता है और व्हिप के उल्लंघन करने पर पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेती है। देखना ये कि जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जिन लोगों ने अपनी पार्टी की नीतियों के खिलाफ, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं लगातार राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी का पतन होता जा रहा है। और कांग्रेस परिवार जो है वो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने में लगा हुआ किसी भी तरीके से उनको जो है प्रधानमंत्री बना दिया जाए। जबकि लगातार आपने देखा होगा कि बिहार में भी कांग्रेस की स्थिति और खराब हुई, कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र में खराब हुई, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ना के बराबर है। इसी तरीके से दिल्ली में आप देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, इन स्टेटों में कांग्रेस पार्टी की सूची बोलते थे, उनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज देखिए जो प्रत्याशी उनके 3-4 विधानसभा में उनके प्रतिनिधि रह गए, तो ये कहीं न कहीं राहुल गांधी के लिए जो है निश्चित तौर पर बिल्कुल एक संन्यास की तरफ इशारा कर रहा है कि राहुल गांधी को जल्द से जल्द संन्यास ले जाना चाहिए। संन्यास ले सकते तो कम से कम अपने पद से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और उसकी जगह दूसरी लाइन खड़ी करना चाहिए, जिससे कांग्रेस पार्टी कुछ दिनों तक चल सके। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के ऊपर सारा दांव खेलेगी, तो हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का नाम भी बचेगा। चलिए आज़ाद साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एनडीए की जीत राज्यसभा में हुई है, राज्यसभा चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और एनडीए की 37 में से 22 सीटों पर जीत हुई है, जो कि एक बड़ी सफलता एनडीए के लिए मानी जा रही है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। देश को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। नंदा देवी जग लाडकी आज भारत पहुंचेंगी, तो अब रसोई गैस की कमी नहीं होगी। देश में गहराते एलपीजी संकट के बीच राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। ईरान सरकार की विशेष अनुमति के बाद भारतीय जहाजों का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को एलपीजी से लदा जहाज शिवालिक गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच चुका है। वहीं आज यानी कि मंगलवार को नंदा देवी और कच्चा तेल लेकर आ रहा जग लाडली भी भारतीय तट पर दस्तक देगा। तो प्रशासन ने इसकी कागजी कार्रवाई पहले ही पूरी कर ली थी ताकि बिना देरी किए गैस को रिफाइनरी डिपो तक भेजा जा सके। ये जानकारी पश्चिम एशिया के हालातों पर आयोजित बंदरगाह, जहाजरानी व जलमार्ग मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे भारतीय जहाजों को लेकर भारत की कूटनीतिक राजनीति रंग लाई है और ईरान ने विशेष अनुमति देते हुए शिवालिक को रास्ता दे दिया है, जो अब मुंद्रा पोर्ट पर अपनी खेप उतार रहा है। नंदा देवी एलपीजी से लदा दूसरा बड़ा जहाज है जो आज पहुंचेगा। यूएई से 81,000 टन कच्चा तेल लेकर जग लाडली जहाज भी आज भारतीय बंदरगाह पर लंगर डालेगा।
इन तीनों जहाज़ों के आने से देश में रसोई गैस और ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था काफ़ी हद तक सुधरने की उम्मीद है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि देश में सिर्फ एलपीजी की आपूर्ति को लेकर चिंता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है। सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी उत्पादन में 36% की बढ़ोतरी की है। कमर्शियल एलपीजी की स्थिति अभी भी स्थिर बनी हुई है, जिसके लिए राज्यों को स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की छूट दे दी गई है। कई राज्यों ने होटल्स और उद्योगों के लिए स्थानीय जरूरत के आधार पर कमर्शियल एलपीजी का कोटा तय करना भी शुरू कर दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रही जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि ये इस हफ्ते नहीं रुकने वाली। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने काफी उम्मीद भरा माहौल बनाया, लेकिन टाइमलाइन पर कुछ भी पक्की बात नहीं कही। ट्रंप ने कहा कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा और हमारी दुनिया कहीं अधिक सुरक्षित होगी। यह करना मेरा कर्तव्य था। क्या आप शेयर बाजार को गिरते देखना चाहते हैं तो उन्हें आप पर परमाणु हमले करने दें। यह बहुत छोटी कीमत है और मुझे लगा था कि यह और भी नीचे गिरेगा। यह बहुत ऊंचे स्तर का एक बड़ा शतरंज का खेल है और मैं बहुत ही चतुर खिलाड़ियों से निपट रहा हूं। I don't think so, but it'll be soon. Won't be long. And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. It'll be wrapped up soon. We're going to have a much safer world. I had an obligation to do this. I didn't want to, I call it an excursion. I didn't want to make this journey. We had the highest stock market in history. We had low gas prices. Everything was good. And I know exactly, I know what, you're going to do it. People are going to raise the price of oil. And that's good. But I know that. But that's a very small thing compared to allowing them to have, you want to see a stock market go down? Start letting them hit you with nukes. Okay? I think, I said it this morning, I think it's a very small price to pay. And frankly, I thought it was going to go down much more, if you want to know the truth. I assumed that it was going to go down much more, only because people don't understand to a large, it's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest. And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. These are not Jasmine Crockett and her group. These are smart people. These are really smart people and violent people and vicious people and some very nice people. And some are very nice but violent. They turn violent. I don't think so, but it'll be soon. Won't be long. And we're going to have a much. वहीं ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को 18 दिन होते ही तेहरान के पड़ोसी खाड़ी देशों में आपको बता दें कि हलचल तेज हो गई है। उन्होंने अपने हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें प्रमुख राजनयिक और ऊर्जा स्थलों को निशाना बनाया गया है। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन और रॉकेट से हमला किया गया। दूतावास परिसर के अंदर विस्फोट के बाद काला धुआं उठते देखा गया, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम ने एक अन्य ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। अधिकारी ने बताया कि हमले में 3 ड्रोन और 4 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से कम एक ड्रोन परिसर के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे कुछ घंटे पहले ही एयर डिफेंस सिस्टम ने दूतावास पर एक अलग रॉकेट हमले को नाकाम कर दिया था। तेल मंत्रालय के अनुसार देर रात दक्षिणी ईरान के मजनून तेल क्षेत्र को 2 ड्रोन से निशाना बनाया। प्रवक्ता साहेब बाजौन ने बताया कि एक ड्रोन ने टेलीकम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। एक सुरक्षा अधिकारी ने पुष्टि की है कि दूसरे ड्रोन ने उस क्षेत्र में काम कर रही एक अमेरिकी कंपनी के दफ्तर को निशाना बनाया। वहीं श्रीलंकन सरकार ने देश में 4 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने का ऐलान कर दिया है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव की वजह से पैदा हुए गंभीर ऊर्जा संकट और ईंधन की कमी को देखते हुए अब हर बुधवार को सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में छुट्टी रहेगी। कोलंबो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जरूरी सेवाओं के कमिश्नर जनरल ने बताया कि ईंधन संरक्षण के लिए यह कदम उठाया जरूरी हो गया है। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर से भी इस विकल्प पर विचार करने की गुजारिश की है। हालांकि स्वास्थ्य, बंदरगाह, जल आपूर्ति और सीमा शुल्क जैसे जरूरी विभागों में काम पहले की तरह जारी रहेगा। इसके साथ ही सरकार ने वाहनों के आधार पर साप्ताहिक कोटा तय करने के लिए QR कोड आधारित डिजिटल राशनिंग प्रणाली भी शुरू कर दी है। श्रीलंका में अब सरकारी कामकाज अस्थायी रूप से रोक दिए जाएंगे, जिससे कम ईंधन की खपत हो। अधिकारियों का कहना है कि बुधवार की छुट्टी का ऐलान करने से परिवहन में लगने वाले तेल की बड़ी बचत होगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सरकारी कर्मचारियों को इस नई व्यवस्था का पालन करना होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से देश के सीमित ईंधन भंडार को लंबे वक्त तक चलाया जा सकेगा। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में सुरक्षा कारणों से बंद किया गया एयर स्पेस अब फिर से खोल दिया गया है।
जनरल सिविल एरोनॉटिक्स अथॉरिटी ने जानकारी दी कि सुबह 5:16 से सभी उड़ानें सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। इससे पहले 16 मार्च को दुबई एयरपोर्ट के पास हुए एक हादसे के बाद सुरक्षा के लिहाज से एयर स्पेस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। GCAA ने पुष्टि की है कि सुरक्षा आकलन पूरा होने के बाद हवाई यातायात बहाल कर दिया गया। आज तड़के 3:14 पर एहतियात के तौर पर पूरे देश का हवाई क्षेत्र बंद किया गया था। इस दौरान कई उड़ानों को मस्कट, रियाद और कुवैत सिटी की ओर मोड़ दिया गया था। अब दुबई एयरपोर्ट और अल मखतूम एयरपोर्ट पर कामकाज सामान्य हो गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी उड़ान का समय एयरलाइन से जरूर कंफर्म कर लें, क्योंकि उड़ानों के समय में बदलाव हो सकता है। वहीं इंडिया पोस्ट ने एक नई एक्सप्रेस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इस नई सेवा का नाम 24 स्पीड पोस्ट रखा गया है, जिसे 17 मार्च 2026 से शुरू किया जा रहा है। इस नई सेवा की शुरुआत भारत सरकार के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दिल्ली में की जाएगी, जिसमें अब सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही पार्सल पहुंचा दिया जाएगा। इस सेवा का उद्देश्य खास उन लोगों के लिए है जो अपने ज़रूरी पार्सल और डॉक्यूमेंट्स जल्दी और भरोसेमंद तरीके से भेजना चाहते हैं। नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा में पार्सल को तय समय यानी कि 24 घंटे के अंदर पहुंचाने की गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा डाक विभाग एक और सेवा 48 स्पीड पोस्ट भी शुरू कर रहा है। इसके तहत भेजे गए पार्सल 2 दिनों के अंदर पहुंचा दिए जाएंगे। इस तरह अब लोगों के पास ये ऑप्शन होगा कि वो अपनी ज़रूरत के अनुसार 24 घंटे या 48 घंटे में डिलीवरी वाली सेवा चुन सकें। ये नई एक्सप्रेस डिलीवरी सेवा शुरुआत में भारत के 6 बड़े शहरों में शुरू की जा रही है। इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद भी शामिल है, क्योंकि इन शहरों में बड़ी मात्रा में पार्सल और डॉक्यूमेंट्स की आवाजाही होती है। वहीं असम विधानसभा चुनाव 2026 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनावी तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद प्रमोद बोरो के नेतृत्व वाली यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस पहली लिस्ट में 7 महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। UPPL के अध्यक्ष और BTR के मुख्य कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोरो खुद 43 तामुलपुर ST सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। पार्टी ने अपने संगठन के मजबूत चेहरों पर भरोसा जताते हुए महासचिव राजू कुमार नार्जरी को 2 डोटमा ST और मौजूदा विधायक लॉरेंस इलारी को 3 कोकराझार ST से उम्मीदवार बनाया है। तो पाकिस्तान ने देर रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हवाई हमला कर दिया। अफगानिस्तान ने उप सरकारी प्रवक्ता ने इस हमले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में नशाखोरों का इलाज करने वाले एक अस्पताल को निशाना बनाया। इस हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 400 पर पहुंच गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में हमदुल्ला फितरत ने कहा है कि सोमवार रात हुए हमले में अस्पताल का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। उन्होंने बताया कि अब तक मरने वालों की संख्या 400 पर पहुंच गई है, जबकि 250 लोग घायल हुए हैं। फितरत ने कहा कि बचाव दल इमारत में लगी आग पर काबू पाने और पीड़ितों के शवों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान ने पहले अस्पताल को निशाना बनाने से इनकार किया था और कहा था कि काबुल और पूर्वी अफगानिस्तान में किए गए अन्य हमलों में किसी भी नागरिक स्थल को निशाना नहीं बनाया गया था। इसके अलावा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सेना पर हवाई हमलों में काबुल के उस अस्पताल को निशाना बनाने का आरोप लगाया जहां नशाखोरों का इलाज किया जाता है। वहीं तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी और कहा कि अब डिप्लोमेसी का टाइम खत्म हो गया है। तो तालिबान की पाक को धमकी सामने आई है। उसका साफ तौर पर कहना है कि अब डिप्लोमेसी का टाइम खत्म हो गया है। पाकिस्तान ने काबुल के अस्पताल पर बड़ा हमला किया। इस हमले में 400 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। वहीं क्यूबा में बड़ा बिजली संकट पैदा हो गया जब देश का पूरा नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड अचानक से ठप हो गया। इस वजह से करीब 1 करोड़ लोग अंधेरे में डूब गए और पूरे देश में जनजीवन प्रभावित हो गया। क्यूबा के ग्रिड ऑपरेटर UNE के मुताबिक इस बड़े ब्लैकआउट की वजह का अभी तक पता नहीं लगाया जा पाया है। अधिकारियों ने कहा कि किसी बड़े पावर प्लांट में खराबी नहीं आई, बल्कि ट्रांसमिशन सिस्टम में गड़बड़ी होने की आशंका है। यह हाल के दिनों में बार बार हो रहे बिजली कटौती का ही हिस्सा है, जो कई घंटों से लेकर कई दिनों तक चलती रहती है। सरकार ने बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे माइक्रो सिस्टम के जरिए बिजली बहाल करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। ये पूरी ग्रिड को फिर से चालू करने की पहली और ज़रूरी प्रक्रिया मानी जाती है। इस संकट के पीछे एक बड़ी वजह अमेरिका की तरफ से लगाया गया तेल प्रतिबंध भी माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को मिलने वाली वेनेजुएला की तेल सप्लाई बंद कर दी और अन्य देशों को भी तेल देने पर टैरिफ की चेतावनी दी। इससे क्यूबा की पहले से कमज़ोर और पुरानी बिजली व्यवस्था पर और दबाव बढ़ गया।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।